आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के ऊपर कुछ बातें डिस्कस करेंगे। IFRS 8 स्टैंडर्ड जो है वो डिस्क्लोजर्स के हवाले से या फर्दर जो हम यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बिज़नेस के हवाले से, उस हवाले से काफ़ी स्टैंडर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें जी, हमने लिखा हुआ है कि मैनी एंटिटीज़ हैव डाइवर्सिफाइड एंड मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। देखिए, एक कंपनी कभी भी एक प्रोडक्ट में नॉर्मली डील नहीं करती, मल्टीपल एरियाज़ पे वो अपने बिज़नेस को स्प्रेड करती है, मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस पे अपने बिज़नेस को स्प्रेड करती है। तो डाइवर्सिफाइड एरियाज़ में भी वो ऑपरेट कर रही होती है या मल्टीपल लोकेशंस में ऑपरेट कर रही होती है। और हर बिज़नेस ऑपरेशन चूँकि अपने स्पेसिफिक जोग्राफिक एलिमेंट में ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसको डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। और हर प्रोडक्ट, अगर लेट सपोज वो जोग्राफिकल एरिया एक ही है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो हर प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर के साथ एक इंटरेक्शन है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें FMCG कंपनीज़ की, जो कंज्यूमर गुड्स में डील कर रही होती हैं, तो हर कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होती है वो एक ही तरह की रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं रखती हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल रखती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स कम रेवेन्यू पोटेंशियल रखती हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें तमाम प्रोडक्ट्स या तमाम सेगमेंट ऑफ द बिज़नेस जो होते हैं वो कंबाइंड रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही करते हैं ना जी हम, कि हम पूरी एक कंपनी एज अ होल की इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यूज़र को अपने रिसोर्सेज एलोकेशन के डिसीजन के लिए उसको कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी चाहिए होती है कि कौन सा सेगमेंट या कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन जो है बिज़नेस की, वो ज़्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। तो ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली इसी सवाल से डील करता है कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें कि यूज़र जो है वो टोटल तो देखे ही, लेकिन टोटल के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी देखे कि अगर इसको सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाए तो किस तरीके से वो हर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अब ये सेगमेंट बनाए किस जाते हैं, ये सेगमेंट आर्बिट्रेरी होंगे नहीं होंगे, इस सेगमेंटेशन के ऊपर या इस सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर ये स्टैंडर्ड जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो इसी हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो स्कोप देते हैं जी, इसका स्कोप क्या है। The IFRS 8 applies to the annual and interim financial statement of an entity। यानी अगर आप एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं या इंटरिम यानी क्वार्टरली बना रहे हैं, तो तब भी आपने ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। और जो भी गाइडलाइंस इस स्टैंडर्ड में दी हुई हैं, आपने उस हवाले से सेगमेंटेशंस और जो सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग करनी है। इट अप्लाइज टू दी सेपरेट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी एंड टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप विद इन ए पेरेंट। ठीक है जी। अब ये बेसिकली बता रहा है कि किन कंपनीज़ को ये सेगमेंटेशन करनी है और किन कंपनीज़ को सेगमेंटेशन नहीं करनी, ये उसका स्कोप डिटरमिन कर रहा है। जैसे जो जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन पे अप्लाई होगा, या जो इन दी प्रोसेस ऑफ फाइलिंग है। ठीक है, जो यूज़र को जो एक आपकी लिस्टेड कंपनी बनने जा रही होती है। A parent company need to prepare segments on the basis of consolidated financial statement only. Segment reports based on separate financial statement not required। ठीक है जी, अगर आपकी पेरेंट कंपनी है, उसने अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सेगमेंट्स को रिपोर्ट कर दिया है, तो वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली स्कोप था, और एक तरह से ऑब्जेक्टिव कह लें स्टैंडर्ड का क्या है कि आपको सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जी हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। कोर प्रिंसिपल जी हमने देखना है कि कोर प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, कोर प्रिंसिपल क्या है कि एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू इनेबल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and economic environment in which it operates। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हर जो एंटिटी है, लेट्स सपोज के तीन सेगमेंट है। एक सेगमेंट ए है,
ठीक है, एक सेगमेंट बी है, ठीक है, और एक सेगमेंट सी है। ये तीनों सेगमेंट जो है वो सेम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसको इनको नहीं अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये बेवरेज का सेगमेंट है, ये स्नैक्स का सेगमेंट है, और ये लेट सपोज ये स्टेशनरी का सेगमेंट है। ठीक है, होता है कि बिजनेस इन तीनों में ही ट्रेडिंग कर रहा हो या इन तीनों के अंदर इंगेज हो। तो अब हर बिज़नेस की का अपना कस्टमर बेस है, हर बिज़नेस की अपनी मार्केट है, हर बिज़नेस का अपना एक स्पेसिफिक स्नैरियो है जिसमें वो ऑपरेट करता है। कोई बिज़नेस जैसे ये बेवरेज है तो ये आप देखें कि इसका एक इसकी स्पेशलिटी अलग है, इसकी स्पेशलिटी अलग है। तो अगर एक कंपनी इन तीनों बिज़नेस के अंदर एज अ होल ऑपरेट कर रही है तो उसको ये टोटल तो बताना ही है, लेकिन वो बताएगा जी ए जो मेरा सेगमेंट है, मेरा बी सेगमेंट है, मेरा सी सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपस में किस तरह टोटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेगमेंट कहते किसको है, यानी आईएस जो स्टैंडर्ड है हमारा, ये किसको स्टैंडर्ड जो है वो कंसिडर करता है, किसको कंसिडर नहीं करता है। तो इसमें गाइडलाइन दी हुई है जी आईएएस ने, बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, ये हमें बड़ी केयरफुली देखनी है कि जब ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइड करनी है, मैं आपको पहले स्टार्ट में बता देता हूँ। एक कहलाता है ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है जी, और एक कहलाता है रिपोर्टिंग सेगमेंट। ये दो चीज़ें आपको बड़ी डिस्टिंग्विश क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ऑपरेटिंग सेगमेंट पहले आइडेंटिफाइड होगा तो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बन सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है और हम उसकी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाइड करना है कि जिस प्रोडक्ट को हम अलग करना जा रहे हैं या जिस प्रोडक्ट की हम अलग रिपोर्टिंग करना जा रहे हैं, क्या वो एज पर दी आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन को मीट करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। अब रिपोर्टिंग सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टिंग सेगमेंट से मुराद ये है कि अब ये चूंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट हो चुका है तो अब कुछ चीज़ें चेक करो कि क्या ये रिपोर्टिंग सेगमेंट हमारा बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तमाम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पे एक सेगमेंट ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों ऑपरेटिंग सेगमेंट तो बन चुके हैं, लेकिन इन तीनों में से रिपोर्टिंग सेगमेंट सिर्फ ए और बी बन सकते हैं, सी जो है वो रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं बन सकता। क्योंकि सी को रिपोर्टिंग सेगमेंट बनने के लिए नीचे क्राइटेरिया अलग डिफाइन है। तो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, देन हम उसके बाद फर्दर उसको एक मजीद चेक के साथ गुजारेंगे कि क्या ये हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है, लेकिन क्या ये अब इसका रिपोर्टिंग सेगमेंट बन सकता है, या इसको कंपनी को इंफॉर्मेशन इसकी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द ऑपरेटिंग सेगमेंट। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, जिसमें ये तीनों कंडीशंस मीट होती हों। इसमें ऑल लिखा हुआ है, देखिए ऑल कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है जी, दी इंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट अर्न रेवेन्यूज एंड इनकर एक्सपेंसेस। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने शायद पढ़ा हो कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। कुछ बिजनेस के यूनिट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जनरेट कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेस के यूनिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा मसलन कौन सी एग्जांपल है, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं। कुछ बिजनेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और कुछ जो यूनिट्स ऑफ द बिजनेस है वो दोनों चीज़ों में इंगेज है, यानी उनके रेवेन्यूज भी अर्न कर रहा है, वो कॉस्ट भी इंकर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रांच खोल दिया है, ठीक है, एक बिजनेस की ब्रांच है, ब्रांच की अपने रेवेन्यूज हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एक सेपरेट प्रोडक्ट लाइन आपने बना दी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें उसने प्रोडक्ट लाइंस, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है, उन्होंने कहा जी ये जो प्रोडक्ट लाइन है पेप्सी या जो भी 7 अप या कोक या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली यही सेगमेंट बनाएगा और इसके अलावा कोई और सेगमेंट ये नहीं बनाएगा। तो उसने उसको बिल्कुल बिजनेस से सेपरेट आइडेंटिफाइड कर दिया और उसके रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अलग अलग कर दिया। दूसरा जो उसका क्राइटेरिया हुआ है कि हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, यानी उसके जो ऑपरेशंस हैं, यानी जो रिजल्ट्स होंगे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, आर रेगुलरली रिव्यूड बाय द एंटिटीज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, सीओडीएम। और सीओडीएम कौन होता है जी, सीओडीएम क्या है, सीओडीएम क्या है, सीओडीएम इज इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who are responsible for the strategic decision making regarding the entity,
दैट इज द CODM allocate resources and assesses the performance of the operating segment. नॉर्मली जो हमारे एग्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे CFO हो गया, CEO हो गया, डायरेक्टर मार्केटिंग्स हो गए, डायरेक्टर ऑपरेशंस हो गए, ये वो लोग हैं जो किसी सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने के अथॉरिटी रखते हैं। ज़्यादा CODM IS ने कोई CODM पर्टिकुलर डेजिग्नेशन आइडेंटिफाइड नहीं किया कि CEO ही CODM होगा या CFO ही CODM होगा। उसने आपको ये बता दिया कि अगर एक पर्सन इस पोजीशन पे है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है, या वो रिसोर्सेज को एलोकेट करने के बाद लोगों से अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन कर सकता है, तो वो फिर हमारा CODM कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने फाइनेंस मैनेजर को इतना ऑटोमेट या इतना एम्पावर किया हुआ है कि वो लोगों से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का और उनको आपका इवेल्युएट करने का जो है वो उसको आपने अथॉरिटी दी हुई है, तो वो भी CODM कहलाएगा। ठीक है, तो CODM बेसिकली क्या है कि एक ऐसा बंदा जो रिसोर्सेज को एलोकेट करने की पावर रखता है, और उसके बाद जब रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं तो उनको फिर उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन उसके ज़िम्मे होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस इज़ नॉट ए सेगमेंट। ठीक है, बिकॉज अब देखिए ना, हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल एक कंपनी की फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रीज है, लेकिन तीनों फैक्ट्रीज जो हैं वो एक हेड ऑफिस से रेगुलेट हो रही होती हैं। तो बेसिकली जो हेड ऑफिस है वो नॉर्मली रिपोर्टिंग सेगमेंट होता है, सॉरी यानी डाटा कलेक्शन या डाटा हब होता है। ठीक है, तो चूंकि वो हेड ऑफिस कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, या हेड ऑफिस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट वो एक कंट्रोल जो है वो टावर की तरह है या कंट्रोल पॉइंट की तरह है, लिहाजा वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाइड। अगर ये तीनों कंडीशन, सॉरी मैं तीसरी कंडीशन बता रहा, फॉर विच दी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये तीसरी कंडीशन क्या है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसके लिए आपके पास जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सेपरेटली अवेलेबल हो, उसके एसेट्स सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो सकते हो, उसके रेवेन्यूज़, उसके एक्सपेंसेस, उसकी लाइबिलिटीज़, उसके डिफरेंट ऑपरेशन मैटर्स, वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सेपरेटली कैप्चर हो रहे हों और सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो रहे हों। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अगर वो ये तीनों कंडीशंस मीट करेगा तो आप इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब एक अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइड आपने कर लिया है, अब आपने ये चेक करना है कि क्या इसकी मैं रिपोर्टिंग सेपरेट करूं या ना करूं। अब दूसरा चेक ये है, तो उसके लिए नीचे हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाए आप, अब आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाइड कर लिए हैं। अब रिपोर्टिंग सेगमेंट क्या है? देखिए जी, रिपोर्टिंग सेगमेंट ये है कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट जो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया मीट करेगा, तो उसकी रिपोर्ट्स आप सेपरेट, उसकी जो डाटा है आप सेपरेट रिपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू। ठीक है, अब ये रेवेन्यू जो उसने की है, उस सेगमेंट ने रेवेन्यू की है, सेल्स एक्सटर्नल को भी और इंटर सेगमेंट भी की है, यानी बोथ इंटरनल सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स दोनों मिला के 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ ऑल रिपोर्टिंग ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। यानी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है, अगर तो ये टोटल कंपनी के एक्सटर्नल इंटरनल के रेवेन्यू का 10% से ज़्यादा या 10% एटलीस्ट, ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन को सेपरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी इसकी न्यूमेरिकल भी हम करते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ये अगर क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो हम ये अदर क्राइटेरिया मीट चेक करेंगे, क्या क्या ये मीट करता है। भाई इन तीनों में से कोई ये मीट करना ज़रूरी है ना। रेवेन्यू मीट कर लिया, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट बन गया। लेकिन अगर वो नहीं मीट करता तो हम एक और क्राइटेरिया चेक कर लेंगे कि जी एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, देखिए प्रॉफिट और लॉस का एब्सोल्यूट अमाउंट, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको नंबर की तरफ लेके जाऊंगा, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, आपके 5 सेगमेंट है, ए बी सी डी और ई। यू हैव 5 सेगमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, ए जो है इसका प्रॉफिट है, यानी जो पॉजिटिव फिगर है वो प्रॉफिट है। ए का प्रॉफिट है वो 100, बी का प्रॉफिट है 80,
और सी ने लॉस जनरेट किया है लेट सपोज 65 का, डी ने प्रॉफिट दिया है 25 का, और ई ने प्रॉफिट दिया है 70 का, सॉरी लॉस दिया है 70 का। ये 5 सेगमेंट ये आइडेंटिफाइड होगा, ये प्रॉफिट है, यानी जो मैं येलो आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ ये प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट आया है, बी का प्रॉफिट आया है और डी का प्रॉफिट आया है। और यहाँ पे अगर आप लॉस देख लें तो सी का लॉस आया है और ई का लॉस आया है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो अब समझिएगा, अब सेंटेंस पढ़िएगा और समझिएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस। अब फॉर एग्जाम्पल हम ए को देख रहे हैं, ठीक है जी, ए को, कि ए हमारा ये पांचों ऑपरेटिंग सेगमेंट बन चुके हैं, यानी ये पांचों ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं। अब हमने हर एक को देखना है कि ये हर एक क्या हमारा रिपोर्टिंग सेगमेंट है या नहीं है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आईएएस कहता है कि अगर आप इनको एब्सोल्यूट टोटल करेंगे, लेट सपोज आपने 100 ये 100, मैं कैलकुलेटर ले लूँ अगर इसका, लेट सपोज कैलकुलेटर ऑन कर लें, ठीक है जी। गिव मी, ये देखिए जी, देखें 180 180 और 180 205, यानी ये 205 हो गए। 205 में से अगर हम माइनस कर देंगे 65, ये 205 माइनस 65 माइनस 70, तो देखिए कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 70 है, ठीक है। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट 70 है कंपनी का जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर हम ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट कंप्यूट करें तो ये 70 प्रॉफिट आता है, क्योंकि देखिए ना 2 सेगमेंट लॉस दे रहे हैं और 3 सेगमेंट प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये 70 आ गया। लेकिन ये पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ज़रा आप गौर से पढ़ें। पॉइंट कहता है कि जी दी एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए अगर हमने हर सेगमेंट को आइडेंटिफाइड करना है कि ये रिपोर्टिंग सेगमेंट बन है कि नहीं है, तो हमने 2 काम करने हैं। पहले हमने ये करना है कि जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, जैसे ये 100 है, 80 है और 125 है, इन तीनों को ऐड करें, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लें, 100 सॉरी 100 प्लस 80 प्लस 25, ये कितना हो गया 205। तो जो प्रॉफिट्स वाले सेगमेंट हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जिन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किया है वो इज इक्वल टू 205 है। और लॉस वाले सेगमेंट कितने हैं जी? लॉस वाले सेगमेंट हैं जी, अगर मैं इसको इस पर लाऊं तो लॉस वाले हैं 70 और 65, ये हो जाएगा कितना 135, ठीक है जी। तो जो लॉस वाले सेगमेंट है वो उनका एब्सोल्यूट अमाउंट में लॉस कितना है 135, ठीक है जी। अब आईएएस कहता है देखें आप क्या करें, जो जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है उन्हें सेपरेट कर लें, वो आपने कर लिया तीन को, और जिन्होंने लॉस अलग किया उनका लॉस अलग कर लिया। देखें इसमें से हायर क्या है, इसमें से हायर क्या है, 205 हायर है या 135 हायर है? तो आप कहेंगे जी सर इसमें से हायर है 205, हायर है 205। अब 205 है ना, ये आपका बेंचमार्क हो गया, ये आपका बेंचमार्क हो गया। अब आपने कोई भी सेगमेंट है उसको कंपेयर करना है इस 205 से, यानी पहले आपने क्या किया, लॉस प्रॉफिट को अलग अलग कर लिया और उसमें जो हायर है उसको अलग कर लिया। अब आपने करना है, अब आपने अच्छा अब आप ऐसा करें, ये चेक करें कि ये रिपोर्टिंग सेगमेंट है कि नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया है ये, अब सेंटेंस जरा गौर से पढ़ें। द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कंबाइंड रिपोर्टेड प्रॉफिट यानी 205 या कंबाइंड रिपोर्टेड लॉस यानी 135, इसमें से हायर, ठीक है ना, ये ग्रेटर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब आप क्या करें 1 to 1 टैली करते रहें कि ये 100 इन एब्सोल्यूट 205 का कितने परसेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज ये कितना है जी, 100 डिवाइड बाई 205, 100 डिवाइडेड बाई 205, तो ये हो जाएगा जी तकरीबन 49%, दैट इज
49%। ठीक है, उसके बाद 80 जो है ये किसका कितने परसेंट है? 80 डिवाइडेड बाय 205, ये होगा 39%, दैट इज 39%। उसके बाद ये 65 एब्सोल्यूट फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो 65 डिवाइड बाय 205, 205, ये हो जाएगा जी 31%, ये हो जाएगा 31%। ठीक है, फिर अब आ जाए 25 के ऊपर। 25 डिवाइडेड बाय 205, ये अगर 12%, दैट इज 12%। और 70 डिवाइड बाई 205, और 70 भी ऑलमोस्ट 33% ही होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 33% लेट सपोज इसके राउंड अबाउट ये। तो देखें इसमें अगर हम देखें, अगर हम इसको एनालाइज करें तो तमाम की जो परसेंटेजेस हैं वो 10% से ज़्यादा ही हैं। लेकिन कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है कि पहले आप क्या करेंगे, लॉस वालों को अलग कर लेंगे, प्रॉफिट वालों को अलग कर लेंगे। लॉस का टोटल प्रॉफिट के टोटल से एब्सोल्यूट में ज़्यादा कौन सा है, वो हमारा बेंचमार्क हो जाएगा। दिस विल बी अवर बेंचमार्क। ठीक है, ये हमारा बेंचमार्क हो जाएगा। अब इस बेंचमार्क को हम फिर हर इंडिविजुअल एलिमेंट की परसेंटेज इसी के मुताबिक कंप्यूट करते रहेंगे और फिर देखेंगे कि 10% से ज़्यादा ये है कि नहीं है। ये दूसरा क्राइटेरिया है जी, प्रॉफिट का क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ जो 10% जो प्रॉफिट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपने लेना है। अच्छा, अगर आपने देखना ये है कि इसका प्रॉफिट है 10% से कम है, तो फिर वो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो होगा, वो रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम कहते हैं कि 12% नहीं है, ये 8% है। ठीक है, ये किसी वजह से ये 20 से कम हो जाता है तो ये 8% चला जाएगा। ठीक है, तो 8% जो है वो 10% के थ्रेशोल्ड से नीचे चला गया, तो उसने सेगमेंट नंबर डी जो है उसने प्रॉफिट का क्राइटेरिया या प्रॉफिट का क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं किया। रेवेन्यू का मीट कर सकता है, वेल एंड गुड, तो वो रेवेन्यू के हिसाब से ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया, ये रिपोर्टिंग सेगमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई सेगमेंट रेवेन्यू का भी नहीं करता तो उसको प्रॉफिट पे चेक करेंगे, और प्रॉफिट का भी नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे, उसका 10% और मोर एसेट्स को चेक करेंगे कि अगर उसके जो एसेट्स हैं, जो उसके, क्योंकि आपने देखे ना ऑपरेटिंग सेगमेंट तो तभी बनेगा ना जब उसकी हर चीज़ अवेलेबल होगी, अलग अलग उसके एसेट्स अलग अवेलेबल होंगे, उसकी लाइबिलिटीज़ अलग अवेलेबल होंगी। तो ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर उनके एसेट्स अवेलेबल हैं तो वो आपका 10% से ज़्यादा है, तो फिर भी आपका वो रिपोर्टिंग सेगमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो किसी रिपोर्टिंग सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट कंसिडर करने के लिए, बनाने के लिए, आइडेंटिफाइड करने के लिए जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स दिए हुए हैं वो आप उससे उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद आप उनको फिर रिपोर्ट करेंगे, और उनकी इंफॉर्मेशन जो भी स्टैंडर्ड ने कही हुई है, जो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर एक चीज़ आइडेंटिफाइड हो गया कि ये रिपोर्टिंग सेगमेंट बन गया, अब उसकी क्या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है वो आपके आगे डिस्क्लोजर में बता रहे हैं। लेकिन ये दो स्टेप हैं, दो फिल्टर लगाने हैं पहले आपने। पहला फिल्टर क्या है कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है, उसके लिए वो पिछली 3 कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी है। और अगर ये रिपोर्टिंग सेगमेंट है तो उसके लिए किसी एक क्वांटिटेटिव थ्रेशहोल्ड को क्वालिफाई करना उसके लिए ज़रूरी होगा। आपको मैं अभी न्यूमेरिकल करवाता हूँ, तो न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ें बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें जी, इसमें एक जो है वो जो है ना नोट है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और काफ़ी अक्सर स्टूडेंट जो है ना ये इस नोट पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कहता है कि आपने सारे रिपोर्टिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइड कर लिए, लेट सपोज 5 सेगमेंट थे
5 में से 3 आइडेंटिफाइड हो गए, लेकिन 3 जो रिपोर्टिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइड हो गए हैं उन तीनों का कंबाइंड, टोटल 5 थे ना, 5 में 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइड हो गए, 3 का जो कंबाइंड है, जो रेवेन्यू है, एक्सटर्नल रेवेन्यू, यानी कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू, वो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू का 75% से कम है। भाई देखिए ना, आपके बिजनेस के सेगमेंट थे, लेट सपोज मैं कहता हूँ ABCDEF, ठीक है, और इनका जो परसेंटेज है, लेट सपोज एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल में, लेट सपोज ये 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है ही नहीं, ठीक है। तीसरा वाला जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लेट सपोज ये 15% कर रहा है, उसके बाद ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, और इसमें से 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट है और 3 नहीं है, लेट सपोज ये 30% है। तो आप देख रहे हैं कि जी ये 10, 15 और 30, ये कितना हो गया, 45 और 10, 55, ये 55% बनेगा टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का। तो आइए कहता है नहीं जी, ये 3 सेगमेंट जो आपने आइडेंटिफाइड किए हैं, ये तमाम के तमाम हमारे, ये जो इन्फॉर्मेशन ये 3 रिप्रेजेंट करेंगे, ये इनकम्प्लीट होगी। आप ये करें कि आप जाएं, ये जो 3 बाकी रह गए हैं ना, इन बाकियों को भी आप दोबारा रीअसेस करें कि क्या इसमें से कोई एक रिपोर्टिंग सेगमेंट हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको 10% का जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है वो रिलैक्स करना पड़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई 9% पे होगा, कोई 8% पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट को न्यूमेरिकली मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ये नोट वाले पॉइंट को, ठीक है जी। वैसे तो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था ये पॉइंट, लेकिन अगर नहीं क्लियर होता तो मैं आपको ये जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो उससे ये चीज़ आपको मैं वेरीफाई करवाऊंगा कि जी हाँ देखें, एटलीस्ट 75% ऑफ दी टोटल रेवेन्यू होना चाहिए एक्सटर्नल इन तमाम रिपोर्टिंग सेगमेंट का। तो हम कहेंगे कि जो इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाइड करनी चाहिए वो एज पर दी IFRS हो रही है। अब देखिए ना, स्टैंडर्ड कितने मोहतात हैं कि आप यूज़र को इंफॉर्मेशन दें रिपोर्टिंग सेगमेंट्स की, लेकिन वो भी एक हद तक देना, एक हद से कम है तभी वो सफिशिएंट नहीं ना होगी। भाई अगर 75% कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है सारे रिपोर्टिंग सेगमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रिपोर्टिंग सेगमेंट आपने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड ही नहीं किए हुए। हो सकता है कि कोई ऐसा सेगमेंट हो जो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, आपने उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कंसिडर ही ना किया हो, ठीक है। तो आप जाएं और जाके दोबारा चेक करें कि आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है, तो आप फिर उसको ऐड करें, ठीक है जी। और ये सारी प्रोफेशनल जजमेंट आपको बता रहा है, और ये सारे प्रिंसिपल बता रहा है कि आप जाएं। अब देखें ना, अगर ये रूल होते तो यहाँ पे लॉक हो जाता। आपको वो मजीद कह रहा है कि भाई जाएं, 10% का क्राइटेरिया इसको रिव्यू करें। हो सकता है कोई 9.5 पे आपने रिजेक्ट कर दिया हो किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट को, किसी को आपने 9 के ऊपर रिजेक्ट कर दिया हो, तो उसको जाके फिर इंक्लूड करें ताकि आपका जो 75% थ्रेशोल्ड है वो पूरा हो जाए, ठीक है जी। जिसको माइकली मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। चलिए जी, एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या है जी। अच्छा, अब देखें कि आप 2-3 सेगमेंट्स जो आपने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं ABC, उनको भी आप एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये भी बेवरेज है, ये भी बेवरेज है, ठीक है, ये लेकिन ये स्नैक्स है, तो आप बेवरेज को ऐड कर सकते हैं। है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट, लेकिन चूंकि उनकी नेचर ऑफ बिजनेस बड़ी कंबाइन है, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस बड़ा कंबाइन है, उनके कस्टमर्स बड़े रेलिवेंट किस्म के हैं, उनका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बड़ा सिमिलर है, तो इन बेसिस के ऊपर आप रिपोर्टिंग सेगमेंट्स को भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। भाई देखिए ना, आप की अगर दो बहुत सिमिलर ब्रांचेज हैं और दोनों सिमिलर ऑपरेटिंग सेगमेंट कहला गई हैं, दोनों सेगमेंट दोनों 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 ब्रांचेज रिपोर्टिंग सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट सिमिलर है, उनका कस्टमर प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर है, उनके कस्टमर सिमिलर है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिमिलर है, उनका रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सिमिलर है, तो आप उन दोनों को कंबाइन करके रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग रिपोर्ट करने का कोई इतना बेनिफिट नहीं ना है यूज़र को, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट है जी कि क्या डिस्क्लोजर्स आपने देने हैं जब आपने एक रिपोर्टिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइड कर लिया। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि रिपोर्टिंग सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाइड हुआ, किस क्राइटेरिया पे आपने उसको आपने एग्रीगेट किया हुआ है, उसकी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है जो वो जो ऑफ़र कर रहा है, उसके एक्सटर्नल रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, इंटरनल रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं।
देखिए इंटरनल रेवेन्यू वो है ना जो आपस में ये लोग डील कर रहे हैं। भाई स्नैक्स सेगमेंट ने ऑयल सेल कर दिया बेवरेज सेगमेंट को, बेवरेज सेगमेंट ने इसको सेल कर दिया, ठीक है ना, तो ये कुछ सेल कर सकते हैं। एक्सपेंसेस हर सेगमेंट के कितने हैं, प्रॉफिट हर सेगमेंट का कितना है, एसेट्स कितने हैं, रिकन्सिलेशन बनानी है आपने कि जी टोटल हमारे तमाम एसेट्स, तमाम कंपनीज के टोटल प्रॉफिट्स मिलके क्या क्या सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बनते हैं, उनकी एक रिकन्सिलेशन बनानी है, एसेट्स की बनानी है, जोग्राफिकल परफॉर्मेंस की बनानी है, कोई आपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी है, किसी कस्टमर के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देना है, और कोई ऐसा कस्टमर है जो हमारा 10% और मोर रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आप बताएं। क्योंकि देखिए ना ये की कस्टमर्स होते हैं ना आपके, जो लेट सपोज एक कस्टमर है वो अभी कंपनी का बल्क प्रोडक्ट ले जाता है उठा के, ठीक है, तो वो जो कस्टमर है फिर आपका की कस्टमर कहलाएगा। तो उस कस्टमर को बड़ा केयरफुली आपने हैंडल करना होता है। तो अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे तो हो सकता है कि उसको मैनेज करना आसान हो यूज़र के लिए। यूज़र देगा जी ये कस्टमर इसका है। लेट सपोज कोई एक बड़ा होटल है, वो एक किसी ट्रेडर का कस्टमर बन जाता है, तो आप और उस होटल के ऊपर बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पीसी होटल हो गया, अवारी हो गया, तो उसके साथ एक कोई जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी जो उसको सोप सप्लाई करता है, या उसको जो टॉवल सप्लाई करता है, या उसको जो एसेसरीज सप्लाई करता है, वो एक कस्टमर, वो बिज़नेस है आपका, ठीक है। अब आपका बिज़नेस एक, आपके बिज़नेस का जो ह्यूज जो प्रोडक्ट है वो पीसी होटल कंज्यूम करता है, ठीक है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में बता दी गई है कि जी हमारे बिज़नेस का जो मेजर कस्टमर है वो पीसी होटल है। तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से आप उस बिज़नेस के साथ अटैच हो जाएं और बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें, या उस बिज़नेस के साथ कोई ट्रेडिंग कर दें। क्योंकि जब आप बिज़नेस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी एक अंदाज से इसी बिज़नेस के थ्रू पीसी होटल तक पहुंच जाएगी। और ऑब्वियसली वहाँ पे आपको पता ही है सेमिनार्स होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं, आपके सोशल इवेंट्स होते रहते हैं, वेडिंग पार्टीज़ हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वैसे गैदरिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे एक कस्टमर एक्सपोजर आता है, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बड़ी एक जो है ना वो विजिबल हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब एक सवाल हम करते हैं जी, ये सवाल के अंदर, इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ एक्सेल के ऊपर, ठीक है। तो वहीं से फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे इसको देखने की। तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी हो जाए। चलें जी, इधर इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यू फाइल खोल लेते हैं। नहीं जी, ये कॉपी हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सिर्फ डाटा ही विजिबल हमने करना है ना। चलें जी, अब हम ये जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड जो हमने 3 बनाए थे, एक कंपनी ने जी आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि उनके एक एक दो तीन चार पाँच, 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ कि इन क्या ये मेरे रिपोर्टिंग सेगमेंट भी हैं कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन पांचों के डाटा को ज़रा अरेंज करें। थोड़ा सा ज़रा मैं इसके लिए फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ और सेंटर। तो थोड़ा सा आपको इसमें मैं ज़रा फॉर्मेटिंग कर लूँ, तो देखिएगा जी। इसको एरियल कर लेते हैं, एरियल ज़रा ज़्यादा रहता है, ठीक है जी। ये रेवेन्यूज़ का हेड हो गया, ये इंटरनल रेवेन्यू है, सॉरी इसको ये नीचे करना पड़ेगा। मैंने पहले से बना सकता था, लेकिन चले मैंने आपके सामने ही बना लेते हैं। टोटल कर लेते हैं, टोटल यहाँ पे नहीं दिया, वो टोटल कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, ठीक है। जो ब्रैकेट में है वो लॉस है, जो विदाउट ब्रैकेट है वो प्रॉफिट है। उसके बाद उसके एसेट्स हैं, उसकी तो एसेट्स और एसेट्स का इतना, लाइबिलिटीज का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम सिर्फ एसेट्स ही ले लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं जी थ्रेश होल्ड की परसेंटेजेस क्या बनती हैं।
चले जी, ये टोटल कर लें, ये 36 है, ये ज़ीरो है 35 है और 38। ए टोटल वैसे भी नीचे बना लेते हैं, ये सबका टोटल कर रहा है, ठीक है, तो इन सबका टोटल आ जाएगा। अब एक्सेल पे आपने परेशान नहीं होना, ये तो कुछ चीज़ें शॉर्टकट में लगाई जाती हैं, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा फॉर्मेटिंग कर, ले जी। एक्सटर्नल रेवेन्यू 705 है, 82 है, 300 है, ये 0 है और ये 90, ठीक है जी, ये आ गया। टोटल आप इसका कर लें, इसके बाद टोटल क्या आ जाएगा ये, ठीक है जी। प्रॉफिट और लॉस इसका 194 है, इसका लॉस है 22 का, इसको नेगेटिव कर दें, ठीक है जी। ये 81 है, ये 10 है और ये -63 है। अब देखिए ना, इसका नेट जो प्रॉफिट आ रहा है वो 200 आ रहा है, लेकिन 200 हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो मैंने पीछे जो बताया था ना आपको, आपने वैसे कंप्यूट करना है। ये 200 आ गया, ये 44 आ गया, 206 आ गया, 70 75 आ गया और 50 आ गया। ओके जी। अब आपके पास जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपने रेवेन्यू लेना है हर सेगमेंट का, वो ये टोटल रेवेन्यू लेना है, ठीक है। तो हम 3 थ्रेश होल्ड बनाने लगे हैं यहाँ पे परसेंटेजेस की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ 4 कॉलम बनाएंगे, यहाँ 4 कॉलम बनाएंगे कि थ्रेश होल्ड, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, 3 ही कॉलम बनाते हैं, थोड़ा सा ये आगे कर लें। चले जी, क्वांटिटेटिव थ्रेश होल्ड्स हम बनाने लगे हैं, तो इसको थ्रेश होल्ड्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। हम थ्रेश होल्ड आइडेंटिफाई करने लगे हैं। ये रेवेन्यू का है, ये प्रॉफिट का है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, और ये एसेट्स का है। अच्छा, एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को हम बनाने के लिए, बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग पे फाइनल क्या होगा, ये रिपोर्टिंग सेगमेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये आपकी वर्किंग हो गई जी, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंटेज ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे कि ये रिपोर्टिंग सेगमेंट डिसीजन में है कि नहीं। चलें जी, लेकिन सबसे पहले आपको, चलें पहले वह रेवेन्यू का निकाल लें। तो रेवेन्यू का जो प्रॉफिट, रेवेन्यू का जो कॉलम है ये वाला रेलिवेंट है, क्योंकि हमने टोटल रेवेन्यू लेना है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इसका जो थ्रेशोल्ड है, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, ये जी स्टैंडर्ड की बात करें, तो स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, तो रेवेन्यू कह रहा है कि इट इज़ रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटर सेगमेंट सेल्स ट्रांसफ़र। तो ये हमारे लिए ये वाला कॉलम रेलिवेंट है, जिस कॉलम। तो हम परसेंटेज चलें कंप्यूट करते हैं, पहले मैं ज़रा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ, और बाद में फिर ये एरर दे देता है, ठीक है। इसको राउंड ही कर लेते हैं, चलें जी। तो दिस, अब आप ये एक्सेल का फार्मूला नहीं देखना आपने, मैं इसको टोटल सेल्स के कंट्रीब्यूशन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल बिजनेस के जो सेल का है, ये 57% है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2, ये 10 है। अब आप देख लें, ये टोटल 100 ही होगा, ये देखिए। अब आप देखें कि अगर हम रेवेन्यू थ्रेशोल्ड देखें, तो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड में 57 वाला ये मीट कर रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। इसको मैं कलर करूँ, जो लोग क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, 57 वाला मीट कर रहा है, 23 वाला मीट कर रहा है और ये वाला मीट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं राउंड करूँ तो देखिए 9.9 है, चलें इसको मान लेते हैं ये मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो वाले जो लोग हैं, ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का। तो इट मीन्स के बेस्ड ऑन रेवेन्यू थ्रेशोल्ड, ईस्ट हमारा रिपोर्टिंग सेगमेंट है, नॉर्थ भी है और सेंट्रल भी है, लेकिन जो वेस्ट है और जो साउथ है,
ये रेवेन्यू क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सका 10% के। चलें हम देखते हैं कि क्या ये जो सारे सेगमेंट हैं, यानी ये तो आइडेंटिफाइड हो गए ना। अब चाहे ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल ये दोनों क्राइटेरिया मीट ना करें, लेकिन चूंकि उसने एक क्राइटेरिया मीट कर लिया है, लिहाजा अब वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बन चुके हैं और आप उनका डिस्क्लोजर्स अलग से देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस, और ये यस, और ये यस, इररिस्पेक्टिव के मैंने बाकी दोनों कंप्यूट किए हैं कि नहीं किए। ठीक है जी। लेकिन हम तीनों कंप्यूट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा, अब देखें ना, अब आपको डिसीजन वेस्ट और साउथ के ऊपर आ गया कि क्या ये बाकी दोनों क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के अंदर आपको पता ही है कि जो प्रॉफिट वाले हैं उनको अलग करना पड़ेगा। ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, तो ये तीनों प्रॉफिट वाले हैं। ठीक है जी, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो दो हैं ये लॉस वाले हैं, इनको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 194, 81 और 10 ये बनता है 285। तो प्रॉफिट वाले जो हैं वो हैं 200 एंड उसका एब्सोल्यूट अमाउंट 285, और जो लॉस वाले हैं वो हैं 85, सिंपल 85 है ये लॉस वाले। तो इसमें से हमने हायर को बेस बनाना होता है, तो वो कितना है, 285 इज दी बेस। ठीक है, 285 क्या जी, बेस है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि हर आइटम को डिवाइड करना है 285 पे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो एक एक्सेल के अंदर फार्मूला होता है ABS, एब्सोल्यूट करने का। ABS कि वो पहले इसको एब्सोल्यूट करेगा, यानी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं तो हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं। ठीक है, ये छोड़ दिए मैंने क्या लगाया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा, इसको इग्नोर कर दें। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ले जी, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस थ्रेशोल्ड भी आ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस थ्रेशोल्ड की मुनासबत से अगर आप देखें तो हमारा ये वाला और ये वाला क्राइटेरिया फिर भी मीट करता है, ये दो फिर भी मीट नहीं करते। यानी ये जो दो हैं ये फिर भी मीट नहीं करते, ये प्रॉफिट लॉस वाले को भी मीट नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, ये 100% नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये हमने हायर फिगर ली है, यहाँ पे हमने इसी 1:8:9 का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन प्रॉफिट लॉस के केस में हमने पहले हायर कंप्यूट किया, उस हायर के रेशियो बनाए हैं। तो ये 100% कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है जी। और तीसरा थ्रेशोल्ड जो देखते हैं, अब देखें इस थ्रेशोल्ड के ऊपर क्या है कि जो पिछले यस वाले थे वो इसको भी मीट कर गए, लेकिन जो हमारे वेस्ट, साउथ अभी भी प्रॉफिट लॉस को भी वो फेल कर गए। चलिए जी, एसेट का देखते हैं कि एसेट का क्या क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं करते हैं। तो लेट्स सी, ले जी, तो एसेट के क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो थोड़ी सी सिचुएशन मुझे लगता है कि इम्प्रूव हुई है। ये तो है, ये भी है, और देखें ये भी है, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेंज सिचुएशन देखें कि यहाँ पे ये नहीं है। इसका मतलब ये वगैरह देखें, जो हमारा सेगमेंट है सेंट्रल, ये दो क्राइटेरिया मीट कर गया लेकिन एक नहीं मीट करके गया। लेकिन चूंकि वो एक तो कम से कम कर गया ना क्राइटेरिया, तब भी वो रिपोर्टिंग सेगमेंट हमारा है। और देखें जी, ये मुबारक हो जी साउथ वाले को, साउथ वाला ये क्राइटेरिया मीट कर गया। ठीक है जी। और ये वाला क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया मीट नहीं किया, लिहाजा ये हमारा रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है। ये देखिए आंसर भी लिखा हुआ है कि ऑल एक्सेप्ट वेस्ट। वेस्ट क्या है, वेस्ट कोई क्राइटेरिया मीट नहीं किया, लिहाजा वो रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स 5 हैं लेकिन रिपोर्टिंग सेगमेंट 4 हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक क्राइटेरिया हमने चेक पॉइंट लगाना है, वो नोट वाला। इधर आ जाए जी आप, ये किधर गया नोट, ये नोट है। अच्छा, अब वो आईएएस कहता है कि ऐसा करो, ये जो चार हैं, चार कौन से हैं जी, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाइड हो गए हैं, कौन से जी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, इन सब का एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करो। तो ईस्ट का है जी ये, वेस्ट तो है ही नहीं, ये और ये। ठीक है, इन सब का एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करो। इनका तो है ही नहीं, चलें इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, ये मेरा 35 था, चलें इसको देख रहे 35, उससे फ़र्क नहीं इतना पड़ा, कोई गलती थी लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो फार्मूला अपडेट हो गया।
ठीक है जी। ये देखें 1117। अब देखें, आप देखें कि 705, 300 और 90, 75, 390 कितना बना ये 1095। 1095 इस 117 का कितने परसेंट है ये निकालें। तो 1095 डिवाइडेड बाय 1177, तो ये बनता है जी 93%। 93% ये बनता है इस नोट के मुताबिक कि इस नोट जो भी आपने रिपोर्टिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाइड किए हैं उन रिपोर्टिंग सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 75 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपके तमाम रिपोर्टिंग सेगमेंट ठीक है। मसलन देखें अभी 93 आ गया। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखिएगा, अगर ये 75% से कम होता, दोबारा सुने, अगर ये परसेंटेज 75% से कम होती, इट मीन्स कि लेट्स सपोज 70% होती, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप कोई एक या दो रिपोर्टिंग सेगमेंट्स और ऐड करें ताकि ये परसेंटेज इंप्रूव हो जाए। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड को रिलैक्स करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये नहीं है, ये 9 आ रहा है, तो ये देखें ये 8% तो है ही ना, चलो इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे तो होता है वो 70 से बढ़ के 75 हो जाए। तो आईएस कहता है कि जो कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसकी 75% भी होना चाहिए तमाम रिपोर्टिंग सेगमेंट्स का, तब जाके आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। तो ये है जी आपका IFRS 8। इसके बाद एक पास पेपर का सवाल है जी ICMAP का, वो ये अटैम्प्ट कौन सी है जी, मैं अटैम्प्ट दिखा दूँ, ये स्प्रिंग 19 है। स्प्रिंग 19 ये मैं आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। अब देखिए इसमें सेम वही डाटा दिया हुआ है, आपको मैंने डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम वही सवाल है, वही 5 हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा कि ICMAP के एग्जामिनेशंस के अंदर ना कुछ चीज़ें आपको खुद से टाइम सेविंग करनी या बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें तो इस डाटे के अंदर 0 हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि इसको, ये ऑलरेडी 1000 पे राउंड है तो इसको मिलियन पे भी आप राउंड कर सकते हैं। जैसे ये 285 हो जाएगा, ये 5287 हो जाएगा, 5286 कर लें, चलें इसको ये इसको आप 0 कर लें, ठीक है। तो आप खुद भी इसको राउंड कर लें, आप मिलियन पे इसको राउंड कर सकते हैं। इस तरह अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, आपको मैंने सेंड किया हुआ है, उसे चेक कीजिएगा। इससे देखें ये सवाल देखें, ये आपके सामने आ गया अब देखें ना, अब मैं ये देखें जी, ये सवाल, ये बात ज़िम्नन जहन में आई है, चूँकि रेलिवेंट बात है तो मैं कर रहा हूँ। अब देखें अगर आप ये तमाम वैल्यूज़ को देखें तो तमाम वैल्यूज़ में 0 कॉमन है, ये देखें ये सब 0 कॉमन है, ये देखें। तो अब ये देखें ये रुपीज़ है, तो आप सबसे पहले क्या करें, इन तमाम ज़ीरोज़ को क्या करें, ओमिट कर दें और ऊपर लिख दें फिगर्स इन थाउजेंड्स। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेटर की पंचिंग्स जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। और यही एक जो एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है आपसे कि आप पेपर को हैंडल किस तरह कर रहे हैं। अब देखिए कैश फ्लो का सवाल है, ठीक है। कैश फ्लो का सवाल ये इंशाल्लाह आपको मैं करवाऊंगा कैश फ्लो। तो हम फिर क्या करेंगे, इन जीरो को ओमिट कर देंगे, क्योंकि जीरो सब, अब देखें ना किसी में जीरो की एक भी फिगर ऐसी होती जिसमें जीरो का डिफरेंस होता तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये काम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम सेविंग जो है वो मैटर्स होते हैं, ये आपने देखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी IFRS 8। ये बात ज़िम्नन मैंने यहाँ पे डिस्कस की है ये, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो यहाँ 500 दिया हुआ, तो देखें ये इसको आप राउंड कर सकते हैं। कैश फ्लो के अंदर राउंड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो तो आपने टैली करना है। यहाँ तो आप जब परसेंटेज कंप्यूट करें तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चलें, आपने ये यहाँ पे भी नहीं करना, यहाँ पे भी ना करें, लेकिन आप सवाल को देख लिया करें कि कहाँ पे राउंडिंग हो सकती है, कहाँ पे राउंडिंग नहीं हो सकती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी IFRS 8। और इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मैं किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।